नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं। जो इस्राइल सीज फायर के ऐलान के बाद भी गजा में सीज फायर आज भी नहीं कर रहा, वह क्या सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा और किन शर्तों पर हुआ है? आप सीज फायर का नाम लेकर हेडलाइन पर कब्जा कर रहे हैं और उसी समय में गजा पर हमला सीज फायर की घोषणाओं का मजाक भी उड़ा रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शांति के नए मसीहा ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को देखा जाना चाहिए। फिलहाल उनके ऐलान से यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कतर के अल उदेद अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करना बड़ी घटना है या ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना। सब इंतजार कर रहे थे कि ईरान ने कतर के दोहा के पास अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला किया है, तो इसके बाद अमेरिका ईरान पर भयंकर जवाबी हमला करेगा और फिर उसके बाद ईरान का बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रंप सीज फायर और युद्ध की समाप्ति की भाषा बोलने लग गए। क्या वाकई सीज फायर हो जाएगा, युद्ध का अंत हो जाएगा? ट्रंप के बयान पर संदेह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भ्रामक है, लेकिन उन्होंने ईरान के हमले के बाद यह तो नहीं कहा कि अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यही कहा कि हमला करके ईरान ने अपने सिस्टम से गुबार भड़ास निकाल लिया है। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने दोनों देशों से कहा कि युद्ध विराम शुरू हो चुका है, इसका उल्लंघन ना करें। मगर 3 घंटे भी नहीं बीते और खबर आने लगी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया है। इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गईं जो हाइफा की तरफ आईं, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। मगर यह भी कहा कि इसराइल इस हमले का कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं कि हमने युद्ध विराम के शुरू होने से पहले के आखिरी मिनट तक हमला किया, यानी इसके बाद नहीं किया है। ट्रंप इस मामले में कमाल के लगते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भी सबसे पहले उन्होंने की। अब ईरान इसराइल के बीच सीज फायर की घोषणा भी वही कर रहे हैं। दोनों देशों को बधाई दे रहे हैं कि इसराइल और ईरान इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि पूर्ण रूप से सीज फायर होगा। अभी से 6 घंटे के बाद ईरान और इसराइल धीरे धीरे हमला कम करेंगे और 12 घंटे होते होते युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। ईरान आधिकारिक रूप से युद्ध विराम शुरू करेगा और 24 घंटे के बाद 12 दिन की इस लड़ाई का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दुनिया इसे सलाम करेगी। 12 घंटे में युद्ध विराम तो नहीं हुआ, ईरान और इसराइल एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही। लेकिन ट्रंप ने सीज फायर को लेकर 3 बार बयान दे दिया है। अपने दूसरे बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल उनके पास युद्ध विराम के लिए आए थे। मंगलवार सुबह ट्रंप ने लिखा है, इसराइल और ईरान दोनों लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा कि उन्हें शांति चाहिए। मुझे तभी समझ आ गया कि अब समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। दोनों देशों को अपने भविष्य में अपार प्रेम, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। उनके पास बहुत कुछ पाने को है, लेकिन अगर वे धर्म और सच्चाई के मार्ग से भटकते हैं तो बहुत कुछ खोने का भी खतरा है। इसराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और संभावनाओं से भरा है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। ईरान और इसराइल के बीच लगातार हमले के बीच युद्ध विराम का दावा, कहना कि दोनों उनके पास आए थे। क्या नेतन्याहू भी गए थे? ट्रंप के बयान को नाटकीयता भी प्रदान करता तो है, लेकिन विश्वसनीयता की चमक थोड़ी फीकी भी कर देता है। तब भी दोनों का अमेरिका के पास जाना बहुत कुछ जानने के लिए बेचैन करता है। ट्रंप के बयान दुनिया के बाकी नेताओं से अलग तो होते हैं। 6 घंटे में हमला कम होगा, 12 घंटे में सीज फायर होगा और 24 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों को इस बात का भी संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अगर ट्रंप ने ईरान और इसराइल दोनों को बधाई दी है तो इसका कुछ तो मतलब है। उन्होंने कहा है कि दोनों के धीरज, साहस और बुद्धिमत्ता की भी तारीफ होनी चाहिए। इस युद्ध का एक नाम भी दिया, 12 डेज वॉर, 12 दिनों का युद्ध जो वर्षों चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर इसराइल का भला करे, ईश्वर ईरान का भला करे, मध्य पूर्व का भला करे, ईश्वर अमेरिका का भला करे और ईश्वर दुनिया का भी भला करे। वरिष्ठ अधिकारियों का बयान छप रहा है कि युद्ध विराम से जुड़ा कोई संदेश नहीं मिला है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन अगर ईरान पर अवैध हमला करने वाला इस्राएली रिजीम तेहरान के समय सुबह 4 बजे तक हमला रोक देता है तो हमारा भी उसके बाद जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं। हम अपने सैनिक ऑपरेशन रोकने के बारे में अंतिम फैसला बाद में लेंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अराकाची ने जरूर कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर जवाबी हमला रोकने की बात तो की कि अगर इस्राएल रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। ईरान पहले से यह बात कह रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमें थोपी हुई शांति भी मंजूर नहीं और थोपा हुआ युद्ध भी स्वीकार्य नहीं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब ट्रंप ने बिना शर्त सरेंडर की बात की, तब ईरान ने साफ साफ कह दिया सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका की धमकी का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जनाब क्यों चुप हैं? 21 जून की रात जब अमेरिका ने ईरान पर बम गिराया, तब तो ट्रंप की तारीफ में कसीदे कसने लग गए। क्या क्या नहीं कहा नेतन्याहू ने। प्रार्थना करने चले गए और ट्रंप और अमेरिका की रक्षा के लिए दुआ मांगने लगे। साहसिक फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद किया, कहा इससे इतिहास बदल जाएगा। अमेरिका ने ऐसा किया है जो कोई देश नहीं कर सकता। अब नेतन्याहू क्यों नहीं बोल पा रहे? कम से कम 12-14 घंटे तक आवाज तो नहीं निकली कि ट्रंप ने सीज फायर कराकर ऐसा कर दिया जो कोई देश या नेता नहीं कर सकता था। 21 जून की बमबारी के बाद नेतन्याहू ने यही कहा था ना कि वे और ट्रंप दोनों मानते हैं कि शक्ति से ही शांति आती। तो इस बार किसकी शक्ति से शांति आ रही है और किसकी शक्ति कमजोर पड़ने से शांति आ रही है? ईरान की शक्ति से या अमेरिका की शक्ति से या इस्राएल की शक्ति के कमजोर पड़ने से? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया या उनके राजनीतिक भविष्य को चमका दिया? ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर शक्ति से शांति का पोस्टर डाल रहे हैं। युद्ध विराम का ऐलान उन्होंने पहले किया, ठीक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की तरफ। तो क्या अब नेतन्याहू ट्रंप की तारीफ करेंगे सीज फायर के स्वागत में या खंडन में? इस्राएल का तुरंत बयान क्यों नहीं है? 12 घंटे में ट्रंप का 3 बार बयान आ गया। नेतन्याहू को बोलना तो पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि वे विजेता होने का नाटक किस तरह से करते हैं। गार्डियन अखबार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि सोमवार को ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से खुद बात की। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तेहरान से बातचीत की। रॉयटर्स ने यह जानकारी व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी के आधार पर दी है। अधिकारी कौन है, इसका नाम गुप्त रखा गया है। इसके मुताबिक इस्राएल ने युद्ध विराम पर तभी सहमति दी जब यह साफ हो गया कि ईरान कोई नया हमला नहीं करेगा। ईरान की ओर से भी संकेत दिया गया कि अब आगे कोई हमला नहीं होगा। रॉयटर्स के अनुसार कतर ने पर्दे के पीछे इस समझौते को करवाने में अहम भूमिका निभाई। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी देते हुए बताया कि कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान से फोन पर बातचीत कर ईरान की सहमति सुनिश्चित की। यानी इस सीज फायर के पीछे अमेरिका, कतर और अन्य मध्यस्थों की एक संयुक्त कूटनीतिक कोशिश रही। ईरान को मनाने में कतर ने एक पुल की भूमिका निभाई। गजब का थिएटर, युद्ध को थिएटर इसीलिए तो कहा जाता है। ईरान कतर पर हमला करता है, वहां के अमेरिकी सैनिक अड्डे पर करता है और कतर कहता है उसकी संप्रभुता पर भी हमला है, और वही कतर सीज फायर की डील भी करा रहा है। कुछ ही दिन पहले कूटनीति के विद्वान ऐलान कर रहे थे अब दुनिया में कूटनीति नाम की कोई चीज नहीं बची। किसी की बात पर भरोसा नहीं और किसी की बात की कोई उम्र नहीं रही। कतर का ईरान से बात करना, ट्रंप का इस्राएल से बात करना, सीज फायर का ऐलान करना या कूटनीति नहीं है तो क्या है? शुरू से ही जानकारों का एक हिस्सा यह मानता रहा कि यह हमला बहुत आगे नहीं जाएगा। यह भी हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों ने हमला करने से पहले एक दूसरे को जानकारी दे दी ताकि नुकसान कम से कम हो। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बीच एक तरह से यह शांति का युद्ध अभ्यास भी था। ऐसी बमबारी की गई जिसमें ज्यादा नुकसान न हो। ईरान के हमले के फौरन बाद ही खबरें आने लगी कि ट्रंप हमले का जवाब नहीं देने वाले। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही ट्रंप का वैसा ही बयान आया कि ईरान ने हमला करके
अपने सिस्टम से सब निकाल लिया है, यानी अपना गुबार निकाल लिया है, और उम्मीद है कि इसके बाद अब आगे और नफरत नहीं। जिस तेजी से ट्रंप ने ईरान के हमले पर जवाब नहीं देने की घोषणा की कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, उसे देखकर एक थ्योरी यह चल रही है कि मुमकिन है कि पहले से ही ट्रंप का यह प्लान रहा हो कि ऐसा हमला करें जिससे इस टकराव को रोका जा सके। जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, उनमें से 2 पर इस्राइल पहले भी हमला कर चुका था, और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर रिपोर्ट हो रही है कि ईरान ने पहले ही फोर्डो को खाली करा लिया। अब तो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं, इस बात पर भी उन तस्वीरों को दिखाकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर उतना घातक हमला किया भी था या नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ईरान पर मामूली हमला करके ट्रंप ने नेतन्याहू के दबाव से खुद को मुक्त कर लिया। अब वे कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, मगर इसके आगे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तेल के जानकारों की बात भी सुनी जानी चाहिए। कूटनीति पर लिखने वाले एक समूह ने कहा कि इस टकराव की शुरुआत से ही बाजार की दिशा साफ रही है। अगर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका होती तो तेल का दाम $130 से ऊपर गया होता और S&P इंडेक्स 30% नीचे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। भारत का बाजार भी खुलते ही 800 अंक ऊपर चला गया। कुल मिलाकर बाजार में तबाही तो नहीं देखी जा रही है। ईरान ने कहा था कि थोपी हुई शांति, थोपा हुआ युद्ध स्वीकार नहीं, तो नेतन्याहू के लिए यह सीज फायर क्या है? आखिर ईरान और इस्राइल दोनों इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं तुरंत करने आए कि सीज फायर हो गया है? ईरान और इस्राइल के बीच सरेंडर किसने किया, अब इस पर बहस चलेगी। नेतन्याहू सरेंडर का नाम न दे दिया जाए। ईरान पर हमला कर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने वाले नेतन्याहू का क्या होगा? 12 घंटे तक नेतन्याहू क्यों चुप रहे? क्या उनका भाषण लिखने वाला नींद की गोली खाकर सो गया था? 21 जून को तो तुरंत बयान आया, ट्रंप ने इतिहास बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीज फायर का ऐलान कर ट्रंप ने नेतन्याहू का भविष्य बदल दिया? अगर ट्रंप के हिसाब से सीज फायर होता है, तब तो नेतन्याहू की योजना और शक्ति की भी गंभीर समीक्षा होगी। क्या इस्राइल ईरान से लड़ पाया, जीत पाया? क्या क्या नहीं कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया जाए, उन्हें जीने का अधिकार नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, लेकिन क्या उनका यह सब मकसद पूरा हुआ? परमाणु ठिकाने पर बम गिराने को नेतन्याहू भुला नहीं सकते। सबको पता है कि ईरान के पास बम बनाने की क्षमता नष्ट नहीं हुई। अमेरिका के बमों से परमाणु प्लांट को खास नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि सबने यही देखा कि ईरान पर हमला करने गए नेतन्याहू को कुछ ही दिन के भीतर अमेरिका चिल्लाना पड़ा। ऐसा लगा कि वे अमेरिका के बिना एक दिन भी इस युद्ध में नहीं टिक सकते। तो क्या ट्रंप ने नेतन्याहू की बात भी मानी और हमेशा के लिए उन्हें कमजोर भी कर दिया? हमारे पास इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कारण भी नहीं, केवल सवाल। यह जरूर दिखा कि आमने सामने की लड़ाई में इस्राइल ईरान पर हावी होते हुए भी टिक नहीं सका, क्योंकि ईरान कभी कमजोर पड़ा ही नहीं। ईरान ने अपना दबदबा तो दिखाया है, वो भले कई मामलों में कमजोर हो, लेकिन मैदान में आकर भिड़ गया। तब भी भिड़ा जब उसकी सेना की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। मध्य पूर्व के दब्बू देशों को भी बता दिया ईरान ने कि इस इलाके में अमेरिका से लड़ने की हिम्मत वही रखता है। इस्राइल की इतनी तारीफ। अक्टूबर 2023 के बाद आज तक वह बंधकों को नहीं छुड़ा सका। आज तक हमास के नाम पर हजारों लोगों को अभी तक मार रहा है। उसी हमास से ट्रंप डील करते हैं और एक अमेरिकी बंधक को छुड़ा लेते हैं, जो साफ साफ बता गया कि नेतन्याहू कुछ भी नहीं है अमेरिका के बिना। इस्राइल के पास अचूक सैनिक शक्ति और रणनीति के नाम पर कुछ खास नहीं नजर आया इस लड़ाई में। कई बार संयोग से और अक्सर धोखे से ईरान से लेकर लेबनान की लीडरशिप को मार देना अलग बात है। मोबाइल फोन में पेगासस लगाकर किसी के बेडरूम से लेकर बाथरूम में झांकना अलग बात। ऐसी क्षमता हो सकती है भी। युद्ध के मैदान में युद्ध के नियमों के तहत लड़ने का साहस दिखाना इन सब से काफी अलग है। तेजर में शॉर्ट सर्किट की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला इस्राइल
ईरान के जवाब के आगे कमजोर तो दिख रहा है। ईरान पर पहले हमला किया, लेकिन ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर नहीं कर सका। सच्चाई तो यह है कि नेतन्याहू फंसते हुए लग रहे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि ईरान ऐसी हालत कर देगा। नेतन्याहू को भी अंदाजा नहीं होगा कि अमेरिका से पूरी मदद नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसराइल को लेकर अमेरिका का नजरिया लंबे समय के लिए बदला है। इस तरह की खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। हो सकता है कि अमेरिका में युद्ध के विरोध में, इसराइल के विरोध में जिस तरह का अप्रत्याशित प्रदर्शन हुआ है, चल रहा है, उसे देखते हुए सीज फायर किया गया हो, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो कई साल, कई दशक से चल रहा है, तो 1-2 साल और इंतजार कर सकते हैं। यही कारण है कि 21 जून की रात ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराने के बाद बम वर्षक विमान B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका लौट गए। ईरान ने इसराइल पर और इसराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका इसमें नहीं कूदा। इससे लग गया कि अमेरिका ने बता दिया उसकी भूमिका परमाणु ठिकानों तक ही सीमित थी, आगे युद्ध नहीं करेगा। ईरान ने जब अमेरिका को धमकी दी कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, तब अमेरिका ने कहा अगर अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया तो नहीं छोड़ेगा। 21 जून की बमबारी के बाद ईरान ने कहा कि वह अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। ईरान के सरकारी टीवी पर बाकायदा अमेरिकी सैनिक ठिकानों को मध्य पूर्व के नक्शे पर दिखाया गया, यहाँ है और ईरान इन जगहों पर हमला कर सकता है। लेकिन कतर के अल उदेद सैनिक अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। तो क्या यह भी कंफ्यूज करने की नीति है? जैसे 2 हफ्ते का समय देकर अमेरिका ने 2 दिन में ईरान पर बम गिरा दिया, इसी तरह सीज फायर का बयान देकर ट्रंप कुछ और करना चाहते, इंतजार ही कर सकते। 23 जून की रात का यह वीडियो मध्य पूर्व के लिए युद्ध का ऐलान से कम था, लेकिन 10 घंटे भी इस वीडियो की दहशत कायम रही। इंस्टाग्राम की रील की तरह आई और चली गई। दोहा के पास अमेरिका का मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है। यहाँ अमेरिका का एयरबेस है, उस पर मिसाइलें दागकर ईरान ने केवल अमेरिका को नहीं, मध्य पूर्व के देशों को भी चुनौती दे दी। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला भी बताया। ट्रंप ने कहा कि अल उदेद में हमारे एयरबेस पर जो हमला हुआ है वो बहुत कमजोर है। हमले का नोटिस ईरान ने पहले ही दे दिया। कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान ने यह सब दिखाने के लिए किया था। मैं कतर के अमीर पर इलाके में शांति प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूँ। 2020 में जब इराक दौरे पर गए ईरान के सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन द्वारा बगदाद में हत्या कर दी गई थी, तब जवाब में ईरान ने ऑपरेशन शहीद सुलेमानी शुरू किया और इराक में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला किया। 2020 से तुलना करके कई लोग लिख रहे हैं कि इस हमले के बाद मुमकिन है सब शांत हो। अमेरिका और ईरान दोनों एक राउंड फायर कर हमला रोक दें। यही 2020 में भी हुआ था और इस बार भी हो सकता है। लोगों की यह बात करीब करीब सही साबित हुई। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट होने लगा कि ट्रंप इस हमले का जवाब नहीं देना चाहते। तुरंत ही उस समय कुछ लोग फिर भी यह सवाल कर रहे थे कि ट्रंप हमले का जवाब नहीं देंगे तो युद्ध का अंत हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि इस मामले में एक तीसरा भी है जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो है इसराइल। ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि ईरान ने कतर पर हमला कर बड़ा खतरा मोल लिया है। अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिला दे, उन्हें काफी जल्दी झटका मिल गया। ट्रंप तो कह रहे हैं हमला करने के पहले ईरान ने बता दिया। हमला बहुत कमजोर भी था, यानी उन्होंने उकसाने पर भी भड़कने से इनकार कर दिया। ईरान के हमले के बाद देर रात न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि ईरान ने कतर को हमले से पहले ही हमले की जानकारी दे दी थी, शायद यह सोचकर कि जान का नुकसान कम से कम हो और हमला होने के बाद भी दोनों देशों को पीछे लौटने का मौका मिले। इस पर पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने ट्वीट किया कि ईरान को अनियंत्रित आत्मघाती कल्ट कहा जाता है, मगर इस देश ने बार बार संयम दिखाया, व्यवहारिकता दिखाई और ऐसे कदम उठाए जो उनके हित में हैं और तार्किक भी। सवाल इनसे भी है कि मिला क्या? अरबों रुपए का बम गिराकर फोर्डो की परमाणु साइट नष्ट तो नहीं हुई? ट्रंप ने संवर्धित यूरेनियम को नहीं खत्म किया? यह भी पूछा जा रहा है कि जब आप बम से हमला करने गए तो एक न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल से क्यों हमला किया?
क्या आपका इरादा खत्म करने का था भी या बम गिराया है केवल दिखाना चाहते थे? फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति वांस ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से यूरेनियम हटा लिया था या नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं था, कह रहे हैं वांस। अमेरिका भी कह रहा है कतर के एयरबेस से लड़ाकू विमान हटा लिए गए थे। इन बयानों से ही संदेह होता है कहीं नाटक तो नहीं चल रहा था। ईरान पर अमेरिका बम गिराए, ईरान अमेरिका के अड्डे पर हमला करेगा, अमेरिका सीज फायर करेगा। अगर यह नाटक भी है तो इस पूरे नाटक में ईरान ही नायक दिखाई दे रहा है, बाकी को आप चाहें तो साइड एक्टर कह सकते हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका ने ईरान पर बम गिराकर क्या हासिल किया? क्या उनका एक भी मकसद पूरा हुआ? यह सवाल उठ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस का सोचकर अमेरिका ने मध्य पूर्व में लंबी लड़ाई से खुद को पीछे कर दिया। रूस के राष्ट्रपति मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री का स्वागत करते हैं। अरकाची उन्हें खामेनेई का पत्र सौंपते हैं। खामेनेई ने रूस से समर्थन मांगा। खबरों के मुताबिक पुतिन ने कहा रूस ईरान को समर्थन देने की दिशा में कदम उठा रहा है। तो क्या सीज फायर के ऐलान में इस मुलाकात की भी कोई भूमिका है? इस पर बात हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर से मध्य पूर्व लंबे समय के लिए युद्ध में उलझने से बच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने अमेरिका को उलझने से बचा लिया, क्योंकि अगर अमेरिका लड़ाई में उलझता तो कुछ भी हो सकता था। अमेरिका को पता था कि ईरान को इतनी जल्दी नेस्तनाबूद करना आसान नहीं। ईरान ने संयम और साहस दोनों का परिचय दिया। इसराइल का रुक कर मुकाबला भी किया और कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखे। ठीक वैसे ही किया जैसे हजारों साल पुरानी सभ्यता का दावा करने वाले किसी भी देश को करना चाहिए। ईरान जानता है कि उसके पास एक चीज इसराइल से ज्यादा है और वह है हौसला, जज्बा। ईरान के भीतर बगावत की खबरें फैलाने वाले एक दिन सही हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता हर जगह बदलनी भी चाहिए। लेकिन पिछले 12 दिनों में ईरान के भीतर बगावत जैसा कुछ नहीं, बल्कि जानकारों ने कहा कि हवाई हमले से सत्ता परिवर्तन नहीं, जमीन पर उतरकर लड़ना पड़ता है और कैप्चर करना पड़ता है। इसराइल ने जमीन से लड़ाई लड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अपनी क्षमता में शायद भरोसा न रहा हो। ईरान के लोगों ने संदेश दिया कि हम अपनी सरकार से परेशान हैं, हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन नहीं करवाना चाहते। लोगों ने पश्चिम के ये जो रक्षक हैं उन्हें खूब सुनाया भी। जो लोग मौजूदा शासन से ईरान की आजादी की बातें करते रहे उन्हें भी नकार साफ कर दिया कि आप बम गिराकर हमारी हत्या कर हमारी आजादी की बात नहीं कर सकते। युद्ध में केवल बम ही बात नहीं करता, लोग भी बातें करते हैं। इस युद्ध में जिस तरह की बातें हुई हैं वो बम से भी ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान से सुनिए उन बातों को और समझिए युद्ध के प्रभावों को। नमस्कार, मैं रवीश।